हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप मेरे साथ हिंदी सीख रहे हैं और इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक से शुरुआत की है, वर्णमाला। तो वर्णमाला का पार्ट फर्स्ट कल की वीडियो में हो चुका है। आज ये इसका सेकंड पार्ट होगा और आज वर्णमाला से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितनी भी बाकी बची चीज़ें हैं वो आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए। आप सभी ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको क्लास में ही वो सभी चीज़ें समझ आए और याद भी साथ साथ हो जाए। तो कल की क्लास में हमने क्या जाना था, एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। कल हमने जाना था वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, साथ ही साथ कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं, स्वर को किस किस आधार पर विभाजित किया गया है, और आज हम जानेंगे व्यंजन को किस किस आधार पर विभाजित किया जाता है और किस प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, एक बार कल की क्लास से जोड़ते हुए आपको आगे की शुरुआत में समझाती हूँ। कल हमने स्वर के बारे में जाना था, स्वर की परिभाषा क्या होती है। कई बार ऐसे तो नहीं कहेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, स्वर की परिभाषा लिखने को नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। किसे कहते हैं स्वर? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए या जिनके उच्चारण में या उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं, ए आ ई उ। ठीक है, इस तरीके से कल हमने सभी के बारे में जान लिया था। अब दोस्तों, यहाँ पर स्वर में ही एक छोटा सा आप कह लीजिए एक छोटा सा पॉइंट मिस हो गया था। वो ये था कि एक हमारा आगत स्वर भी होता है, यानी जो दूसरी अन्य भाषा से लिया गया है, अंग्रेजी से लिया गया है, और वो आगत स्वर कौन सा है ये आपको साथ साथ में यहीं पर बताती हुई चलूंगी। आगत स्वर कौन सा है? तो वो एक ही है जो कि इस तरह से आप लोग लिखते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का साइन इसके ऊपर लगा होता है, जैसे डॉक्टर लिखते हैं, मास्टर लिखते हैं, तो तब इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये इंग्लिश से लिया गया है। ये डॉक्टर, मास्टर इस तरह से इंग्लिश के ही शब्द है, तो वहीं से ये लिया गया है। ये आगत स्वर है। ठीक है, अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आया है, इसलिए ये आगत स्वर है। अब दोस्तों, बारी आती है अयोगवाह की। कल हमने जब स्वर और व्यंजन को मोटा मोटा देखा तो हमने वहां कहीं अयोगवाह का जिक्र नहीं किया था। अब ये अयोगवाह होते क्या है, ये यहाँ मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि दोस्तों अयोगवाह से भी आपका प्रश्न बन जाता है। और अयोगवाह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। यानी जब इनका योग न तो स्वर से, ठीक है, न तो स्वर से और न ही व्यंजन से होता है, न ही व्यंजन से होता है, इसीलिए इनको हम, यहाँ लिखा तो है ना, इनका योग ना तो स्वर से ना व्यंजन से, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अब कौन कौन से है वो अयोगवाह, तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। अयोगवाह में आपका आएगा एक तो अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार,
और अनुस्वार कैसा होता है, ये जो बिंदी लगी होती है इस तरीके से, ये आपका अनुस्वार है। इसके अलावा दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, क्या होता है, विसर्ग होता है। इसको हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं, इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों अयोगवाह है। ना तो इनको स्वर में स्थान दिया गया है, ना ही व्यंजन में स्थान दिया गया है, इसीलिए इनको हम अयोगवाह कहते हैं। कौन कौन है, अनुस्वार और विसर्ग है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम सब कुछ ट्रिक से सीखेंगे। कॉन्सेप्ट भी होगा, साथ साथ ट्रिक्स भी होगी। आपको जो उच्चारण स्थान है ये कभी याद नहीं हुए होंगे। आज इतनी इजी ट्रिक से आपको इस तरह से सारे तो स्वर और सारे के सारे व्यंजन और विसर्ग, अयोगवाह जो भी कुछ है सब आपको पता चल जाएगा किसका उच्चारण आपके मुख के किस अवयव से होता है, बहुत आसानी से। साथ ही अघोष सघोष सब कुछ बड़ी आसानी से आपको आज सीखने वाले हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे, अयोगवाह हो गया, अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन की हम अगर परिभाषा जाने तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या था, जिनका किसी वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, अन्य उच्चारण करने में स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो। लेकिन यहाँ क्या आएगा, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है, क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से हो वे क्या कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे। अब आप ये कहेंगे कि उदाहरण दीजिए, हम तो तब समझेंगे, अभी हमें नहीं पता आपने कैसे कह दिया कि भाई स्वर की सहायता से। क्या ये जितने व्यंजन मैंने यहाँ लिखे हैं क्या सबके सब स्वर की सहायता से बोले जाएंगे, बिल्कुल बोले जाएंगे। अभी देखिए आप, जैसे सबसे पहला यहाँ पर व्यंजन आप क्या देख रहे हैं, क है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया क। क्या ये पूरा व्यंजन है, यहाँ पर दोस्तों आपको समझना ये है कि जितने भी हिंदी वर्णमाला में व्यंजन हैं वो सभी स्वर के मेल से बने हैं। कैसे, अगर हम शुद्ध व्यंजन की बात करें, जैसे संस्कृत में आप देखते हैं कि ऐसे लिखा जाता है व्यंजन को, ये नीचे हलंत लगा होता है, क्योंकि व्यंजन जो है अपने आप में कभी पूरा नहीं होता है। जब उसके साथ हमने ए स्वर को यहाँ लगाया तब जा कर के हमें ये वाला रूप इसका मिलता है। ठीक है, तब जाके ये वाला रूप मिलता है। ऐसे ही अगर हम ख को देखना चाहे तो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण नहीं होता, हलंत होता है इसके नीचे। फिर हम जब इसके साथ ए स्वर को जोड़ते हैं तो तब जा कर के ये अपनी इस वाली अवस्था में आता है। तो आपको समझ में आया स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। अब हम जानेंगे व्यंजन के कौन कौन से भेद होंगे, किस आधार पर उनको विभाजित करेंगे। तो चलिए फटाफट से एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ। आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अभी हम व्यंजन की बात करेंगे। स्वर के बारे में हम लोग कल बहुत अच्छे से जान चुके हैं। आज व्यंजन के जितने भी यहाँ पर टाइप्स होते हैं उनको सीखने के बाद हम इनका उच्चारण स्थान देखेंगे बहुत आसानी से, एक ट्रिक की हेल्प से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया है रफ। तो दोस्तों सबसे पहला जो हम विभाजन करेंगे इन व्यंजनों का वो हम करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के रूप में। किसके रूप में, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे उदाहरण में 4 कोई भी व्यंजन लिख के बोलेगा इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए का से लेकर के माँ तक के जितने भी व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, का से लेकर माँ तक के वो सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये कुल 25 होते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे 1 2 3 4 5
5 इस वाली में, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। तो इस तरीके से 25 स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं। अब दोस्तों इन स्पर्श व्यंजनों को हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पर्श व्यंजन को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, कितने वर्गों में हम उसको बांट सकते हैं। तो हम इसको 5 वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे ये 5 वाले एक वर्ग में आएंगे जिसका नाम होगा क वर्ग, ठीक है, क वर्ग। ध्यान रखिएगा ये बहुत काम की चीज है, क्योंकि जब हम उच्चारण स्थान देखेंगे तो तब आपको पता होना चाहिए कि का वर्ग कौन सा है, च वर्ग कौन सा है। जो पहले वाला वर्ण है ना, जो पहले वाला व्यंजन है, इसी के नाम पर इसकी फैमिली का नाम रख दिया गया है, इसके परिवार का नाम रख दिया गया है। तो च वर्ग, ठीक है, इसमें क्या है, च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन आएंगे, च छ ज झ इया, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये हो जाता है आपका ट वर्ग। ये मैंने पहले ही लिख के रखे हैं ताकि ज़्यादा समय ना लगे। फिर उसके बाद आता है आपका त वर्ग, ठीक है। देन आपका आएगा प वर्ग। ये इस तरीके से आपके क च ट त पर ये 5 वर्ग हो जाते हैं। इसको याद रखने के लिए आप इनके पहले वर्ण को इस तरीके से, इनके वर्ग का नाम याद रखने के लिए क च ट त प, इस तरीके से 5 वर्ग होते हैं। और इन 5 वर्ग के अंदर, पांचों के अंदर 5-5 वर्ण आते हैं या 5-5 व्यंजन आते हैं, जिस हिसाब से ये 25 हो जाते हैं। अब दोस्तों इनका स्थान भी निश्चित होता है कि ये आपका पहला है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथे नंबर पर आता है, और ये 5वें पर आप देख रहे हैं ये सभी पहले नंबर पर, ये दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें। मैं ऐसा क्यों लिख रही हूँ पहला, तीसरा, चौथा, 5वां? क्योंकि ये आपका जब हम घोष के आधार पर हम व्यंजन को वर्गीकृत करेंगे तब हमें पता होना चाहिए पहले में कौन कौन से आएंगे, दूसरे में कौन कौन से आएंगे, इस तरीके से। अब दोस्तों जब ये टेबल बनी ही है तो इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पर कंफर्म कर दूँ कि जितने भी ये 5वें वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के जो 5वां वर्ण होता है, ये पांचों के पांचों क्या कहलाते हैं, नासिक्य कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, नासिक्य कहलाते हैं, नासिक्य। इसको एक और नाम से जानते हैं, अनुनासिक। किस नाम से, अनुनासिक। अनुनासिक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब आपसे कैसे ही पूछा जाए कि जो स्पर्श व्यंजन है उसमें अनुनासिक वर्ण किसको कहेंगे, हम तो प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है ये सभी कैसे है, नासिक्य है या अनुनासिक है। आप इसको कह सकते हैं, अनुनासिक का मतलब होता है नाक और मुख की सहायता से बोले जाने वाले। अब आप कहेंगे कि यार ये नाक और मुख की सहायता से बोले जाते हैं, हाँ बिल्कुल, ये तो पता है कि हर एक व्यंजन मुंह की सहायता से बोलेगा, ठीक है, आपके मुख से आवाज आएगी। अब इसके साथ साथ नाक से भी आती है, जैसे अणा है, आप नाक बंद करिए और अणा बोल करके दिखाइए, अगर बोल दे तो मैं मान जाऊं कि भाई नहीं ये गलत है, ठीक है। अब करके देखिए, इन 5 को आप नाक की सहायता से बोल पाएंगे। अगर आपने अपना नाक बंद कर दिया तो आप इसको बोल नहीं पाएंगे। देखिए ना बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि इसमें नाक का भी हम क्या करते हैं इस्तेमाल, या नाक जो अवयव है वहाँ से भी आपकी ध्वनि निकलती है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने कल आपको बताया था कि उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, ठीक है, द्विगुण व्यंजन के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि जब हम इस ड को ऐसे लिख दे और इस ढा को इसके नीचे बिंदी लगा के ऐसे लिख दे तो ये दोनों क्या बन जाते हैं, ये जो ये मैंने लिखे ये दोनों कैसे हैं, द्विगुण हैं। कल ही बताया था, इसको हम क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन को हम एक और नाम से जानते हैं, कई बार इसका दूसरे नाम से प्रचलित है, वो भी पूछ लिया जाता है, वो है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन याद रहेगा। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत अच्छे से देख लिया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, उत्क्षिप्त व्यंजन।
क्लियर। द्विगुण, ये जो ड के नीचे अगर बिंदी लग जाए, ढ के नीचे बिंदी लग जाए तो ये द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाता है। इतना आप सभी को क्लियर हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। अब हमारा जो पहला टाइप था या पहले तरीके से हम विभाजित करते हैं व्यंजन को, वो हमारा हो गया। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, दूसरे होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन। अब ये अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जो जीवा है वो मुख के अवयव को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है। यहाँ तो स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे, जो हमारी जीभ है, जीवा है, वो हमारे मुख के भागों को, अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, टच करती है, इसलिए स्पर्श व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में बहुत कम स्पर्श करती है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। अब दोस्तों अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिखते हूँ। इनकी संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन सी? य, र, ल और व। ये भी सिर्फ 4 होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से है और इनकी संख्या कितनी है। तो 4 हो गई, य, र, ल, व, ठीक है। अब दोस्तों य, र, ल, व में जो या और व है, इनको एक और नाम से जाना जाता है। वो दूसरा नाम क्या है? तो वह है अर्ध स्वर। क्या है? अर्ध स्वर, ठीक है। अर्ध स्वर, आधा स्वर, अर्ध स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्योंकि दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, जैसे हम लोग लिखते हैं लिए, ठीक है, तो कोई कोई लिए ऐसे लिखा जाता है, लिए, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं। यहाँ ए क्या है? स्वर है, और स्वर के स्थान पर ये व्यंजन ने ले ली इसकी स्थान, मतलब ये भी गलत नहीं है, ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो यानी स्वर के स्थान पर ये प्रयोग हो गया, तो इसीलिए इसको अर्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से वा का भी यूज आपको देखने को मिल जाता है। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको समझाया कि इनको अर्ध स्वर कहा ही क्यों गया, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसी के साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पर साथ के साथ समझ करके चलनी है कि जो आपका ये ला है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में जो लय आता है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं हम पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। अब बचा क्या? र। क्या र का भी कुछ अलग नाम है? किसी और नाम से भी इसको जाना जाता है? तो बिल्कुल जाना जाता है। किस नाम से? तो चलिए देखते हैं। इसको हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित। प्रकंपित का मतलब जब हम इसको बोलेंगे तो हमारी जो जीवा है वो कंपन करेगी, ठीक है। जैसे बोलकर देखिए र र र, ठीक है, तो हमारी जीभ क्या कर रही है? कंपन हो रही है, सबसे ज्यादा कंपन हो रही है र का उच्चारण करते समय। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, ठीक है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन इसको हम कहते हैं। समझ में आई बात? क्यों कहा गया पार्श्विक व्यंजन लय को? क्यों कहा गया? क्योंकि जो हमारी जीवा है, जीभ है, उसके सबसे पिछले हिस्से से आप कहेंगे कि लय का उच्चारण होता है। जो हमारी जीवा होती है उसके पिछले जो हिस्सा होता है उससे इसका उच्चारण होता है, लय, ठीक है। समझ में आई बात? इसको अर्ध स्वर क्यों कहा? कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब हम बात करेंगे तीसरा, जिसको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। ऊष्म के साथ साथ इसको हम संघर्षी व्यंजन भी कह सकते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ठीक है। ऊष्म या संघर्षी
व्यंजन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। अब इसमें तीनों तो श आ जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर चौथा क्या होगा, ये भी इनकी भी संख्या 4 है, कल ही बताया था। तो कौन कौन सी 4 संख्याएं इसमें हैं, तो आप देखिए इनको हम इसी क्रम से लिखेंगे तीनों सा को, ठीक है। यहाँ ये वाला सा नहीं, षटकोण वाला सा आएगा और फिर ये वाला सा आएगा एंड देन हाँ, ठीक है। इस तरीके से ये चारों के चारों क्या हो जाते हैं, आपके ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप इनका उच्चारण करके देखिए, ह, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है इसको उच्चारण करते समय, इसको बोलते समय। और श, स इन तीनों को बोलते समय भी हमारे मुख से जो वायु निकलती है, श बोल करके देखिए, वो गर्म हवा निकलती है, ठीक है, ऊष्मा निकलती है, गर्म हवा निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसलिए हम इसको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी होगी, 4 होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका चौथा टाइप हम लोग देखेंगे। समझ आ रहा है ना आपको, तो लाइक करते चले गाइस और अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर ज़रूर कर दे, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया जाएगा और अच्छे तरीके से आपको समझाने का। आगे हम बात करेंगे संयुक्त व्यंजन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। संयुक्त व्यंजन फेवरेट है आपके एग्जामिनर का, बहुत पूछा जाता है, इस पर आप स्टार मार्क करिए, ये आपका बहुत पूछा जाता है। अब इस संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होंगे, संयुक्त व्यंजन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्ष, तृग्य और श्र, ये 4 ही होते हैं। कौन कौन से अभी देखते हैं, 4 होंगे। कौन कौन से, यहाँ लिख देती हूँ, त्र, ज्ञ और श्र, ठीक है। ये 4 क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन है। अब क्या संयुक्त व्यंजन से सिर्फ इतना ही प्रश्न बनेगा कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, या इनमें निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। ये कौन सा है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि जो ये संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। अब आपसे ये भी तो पूछेगा कि ये किस किस से मिलकर के बने हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा व्यंजन किस किस के मेल से बना है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, तो ये हमारा क, और क के नीचे हलंत लगाना नहीं भूलना है। कई बार आपको ऑप्शन में क मिलेगा और जमा सा मिलेगा, लेकिन उसके नीचे हलंत नहीं मिलेगा, और आप पहला ही ऑप्शन देख के टिक लगा के गलत कर देंगे तो वहाँ आपका 1 नंबर हट जाएगा, या आप कह लीजिए निगेटिव चला जाएगा। यहाँ तो खैर निगेटिव का है ही नहीं ऑप्शन, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको अपना नंबर क्यों ही कटवाना जब आपको आता है चीज़ें, ठीक है। अब आता है त्र, त्र जो है ये किस किस के मेल से बनेगा, तो इसका भी लिख लेते हैं त, हलंत वाला और उसके साथ र, ठीक है। और ये आपका ज्ञ, ये किस किस से मिलकर के बना है, तो ज, हलंत वाला और इय, ठीक है, इसके मेल से बना है। और इसी के साथ जो लास्ट वाला आपका है श्र, ये किस किस के मेल से बना है, तो ये आपका हो जाता है ये वाला श, शलजम वाला श और र के मेल से ये बना हुआ है। इस तरीके से आपके ये चारों संयुक्त व्यंजन आपने सीख लिए। अक्ष, क, जमा श, कौन से वाला श ये ध्यान रखना है, षटकोण वाला। त्र, त, जमा र, सबके नीचे इनके हलंत होना चाहिए जो पहले वाले वर्ण हैं, क्योंकि ये आधे हैं, ठीक है। बिल्कुल ये समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं, इसका 5वां टाइप आता है, जिस 5वें टाइप में हम लोग देखेंगे आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन हमने कल भी देखे थे, ठीक है। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन जिसमें हमने केवल 2 व्यंजनों की बात की थी आगत व्यंजन में। आगत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो किसी अन्य भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आ जाते हैं। इनको ज़्यादातर वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता, लेकिन कई बार आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से आगत व्यंजन कौन से है। सिर्फ इतना आपको यहाँ पर देखते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी व्यंजन मैं लिखूंगी, इनके नीचे आपको एक पहचान रखनी है कि यहाँ पर ये इस तरह की बिंदी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है।
ख, ज, ग और फ। ये आपके हो जाते हैं 5। ठीक है, आगत व्यंजन कितने हैं? यहाँ पर 5 है। आपसे इनकी संख्या नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ इतना पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से आगत व्यंजन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जिनके नीचे इस तरह से बिंदी लगी होती है ये सभी कैसे होते हैं? आगत व्यंजन कहलाते हैं। इतना समझ में आया सभी को? फटाफट से मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। लेकिन उससे पहले हमें देखना ये है कि घोषत्व के आधार पर, यानी घोष अघोष, इस आधार पर हम इनको विभाजित करेंगे, इन सभी व्यंजनों को। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो जल्दी से ले लीजिए, मैं फिर फटाफट से इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल, चलिए रफ कर देते हैं इसको, फिर जल्दी से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारी वर्णमाला का जो किस्सा है वो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। और गाइस, प्रैक्टिस की आपको चिंता नहीं करनी है। आपका वीकेंड में मैं लाइव टेस्ट ले लिया करूँगी, जिसमें आपको जितने भी चैप्टर एक हफ्ते में कंप्लीट होंगे उन सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जाते हैं वो सभी आपको उसमें प्रोवाइड करती रहूँगी। ठीक है, लाइव टेस्ट आपका हो जाया करेगा। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। घोषत्व के आधार पर वर्णों को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो दोस्तों, इसके आधार पर वर्ण 2 प्रकार से विभाजित हो सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है अघोष। अभी इसका मतलब भी क्लियर करूंगी, अघोष। और दूसरा क्या होता है? घोष या सघोष। ठीक है, सघोष या सघोष। दोस्तों, आपसे इनकी परिभाषा तो नहीं पूछेगा कि घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, घोष कहते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे कंठ में, हमारे गले में कंपन हो। ठीक है, कंपन हो या घोष हो, उसको हम घोष या सघोष कहेंगे। और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे गले में कोई कंपन नहीं होती उसको हम क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। अब कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो अघोष में आएंगे और कौन कौन से ऐसे हैं जो घोष में आएंगे, जिनका उच्चारण करते समय कंपन होती है, वो आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अभी सबसे पहले अघोष से शुरुआत करेंगे। अघोष में आपका आ जाएगा पहला और दूसरा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा? पहला और दूसरा, यानी ये सभी पहले वर्ण और ये सभी दूसरे वर्ण किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे अघोष में। किस में आ जाएंगे? अघोष में। बाकी 3 बचे हुए अभी उन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले 2 की बात हमने यहाँ कर ली, तो बाकी बचे 3 किस में आ जाएंगे? तीसरे वर्ण और चौथे और पांचवें। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वो इसमें आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार बच्चे ऐसे याद करते हैं इसको कि ये क्या हो जाते हैं? 12, यानी पहला दूसरा। ठीक है, 12 ऐसे कर लेते हैं और ये 345 करके ऐसे इसको याद रख लेते हैं, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। वो आपको याद रखने का तरीका है आपका, कुछ भी हो सकता है जैसे आपको सही लगे। ठीक है, अघोष 12 से डिनोट इसलिए क्या है क्योंकि एक पहला और दूसरा। ठीक है, और ये 345 ऐसे करके याद कर लेते हैं। पता होना चाहिए तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण प्रत्येक वर्ग का। इसके अलावा दोस्तों अघोष में तीनों सा इसमें आ जाएंगे। कौन कौन से? इसी क्रम में आपको लिखना सीखना है क्योंकि आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तीनों सा और इनके साथ ऊष्म व्यंजन जो थे, संघर्ष व्यंजन जो थे वो 4 होते थे। उन चारों में से 3 तो यहाँ हो गए, बचा कौन? ह। तो ह ने इनके साथ बगावत कर दी और वो आ गया घोष के साथ।
ठीक है। ह बोलने में कंपन होती है तो वो घोष के साथ चला गया। इसी के साथ दोस्तों स्वर भी तो होते हैं हमारी वर्णमाला में, तो सारे के सारे स्वर भी इसी में आ जाएंगे। 11 के 11 स्वर आपके किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। ठीक है, किस में आ जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे आपके सारे के सारे स्वर। क्या इसके अलावा कुछ बचता है? देखिए, हमने स्पर्श व्यंजन को भी इसमें रख दिया, स्वर को भी हमने इसमें रख दिया, ऊष्म व्यंजनों को भी हमने रख दिया। कोई और बचा? संयुक्त व्यंजन को हम नहीं रखेंगे इसमें, क्योंकि वो अलग होता है, वो दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, फिर वो दोनों में आ जाएगा, तो इसलिए हम उसको यहाँ पर प्लेस नहीं करेंगे। तो फिर क्या बच जाता है? अंतस्थ व्यंजन भी तो बचे हैं, उनको कौन बताएगा? तो वे चारों के चारों इसी में आ जाएंगे, तो सारे के सारे साथ चलेंगे जहाँ जाएंगे। य, र, ल और व, ये भी आपके किस में आ जाएंगे? घोष में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घोषत्व के आधार पर हमने सभी वर्णों को दो भागों में बांटा, अघोष और सघोष या घोष। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का, वर्ग वहाँ लिखे हुए, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा किस में आ जाएगा? आपका अघोष में आ जाएगा। ठीक, और तीसरा चौथा पांचवा आपका किस में आएगा? सघोष में आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाता है। अब इसी के साथ हम दोस्तों इसको एक और तरह से विभाजित कर सकते हैं, प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, प्राणवायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्णों का, सभी का करेंगे, क्योंकि हम केवल व्यंजन का नहीं कर रहे हैं, हम स्वर को भी उसमें प्लेस कर रहे हैं, तो वर्ण कहलाएंगे फिर, क्योंकि सभी का कर रहे हैं। तो प्राणवायु के आधार पर भी हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। प्राणवायु यानी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो वायु है वो कितनी निकलती है। ठीक है, कम निकलती है, ज़्यादा निकलती है। तो कम का मतलब अल्प वायु, ठीक है, या अल्प प्राण, और जब ज़्यादा निकलेगी तो महाप्राण। तो चलिए दो भागों में इसको बांट देते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण, और दूसरा क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अब हमें, जैसे हमने इन सभी व्यंजन और स्वरों को इन दो भागों में बांटा था, इसी प्रकार से हम प्राणवायु के आधार पर भी इन सभी व्यंजन और स्वरों को क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। ठीक है, अब अल्प प्राण में एक और अल्प प्राण और अघोष में एक चीज़ कॉमन रहेगी कि दोनों में पहला तो ज़रूर आएगा। ठीक है, जो पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है वो दोनों में आएगा, क्योंकि आ से ही हमारी शुरुआत होती है वर्णमाला की। आ कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। तो आ इसमें आया तो पहला इसमें ज़रूर आएगा। ठीक है, आ इसमें भी आया तो पहला नंबर इसमें भी ज़रूर आएगा। अब इसके अलावा इसमें थोड़ा सा क्रम बदल जाता है, इसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा, और दूसरा चौथा बचेगा तो वो यहाँ आ जाएगा। इसकी एक और पहचान है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वो ट्रिक हो जाती है आपको याद रखने की। अभी पहला, तीसरा, पांचवा, यानी यहाँ देखिए, पहला, तीसरा, पांचवा, ये तीनों किस में आएंगे? आपके अल्प प्राण में आएंगे। और जो दूसरा और चौथा है ये किस में आएंगे? महाप्राण में आएंगे। क्यों? बोलकर देख लीजिए। सबसे ज़रूरी तो यही है कि आपको पता हो क्यों आए। अल्प प्राण यानी कम वायु लग रही है। बोल करके देखिए का को, का। अब बोलिए दूसरा जो महाप्राण में आता है, ख। लग रहा है ना, गले पर पूरा जोर पड़ रहा है बोलते हुए ख। ग आराम से भूल गया, घ, है ना, लगा ना, ज़्यादा वायु निकल रही है, अपने आप ही अलग से फील हो रहा होगा। देखिए च, बहुत आराम से भूल गया। अब छ, देख लो, ज, झ। ठीक है, इस तरीके से आप बोल करके देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है इसको पता करने का। देखिए, जैसे मान करके चलिए ये क है, इसको अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? क, ऐसे लिखेंगे। और अगर ख को लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? KHA, ख। ठीक है, ग को लिखेंगे तो GA, घा को लिखेंगे तो GHA। अब आप देखेंगे ये सभी में अप्लाई होगा।
तो इनको जब हम इंग्लिश में ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं तो जिनमें भी एच आएगा, ठीक है, जिनमें भी एच आएगा वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके महाप्राण हो जाएंगे अपने आप, ठीक है, क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। आप करके देख लीजिए, ठीक है, ढा DHA धा, ठीक है, इस तरीके से आप भा BHA, तो इस तरीके से आपको सब में एच भी मिलेगा, ये भी एक तरीका है। बाकी जो बोलकर देखने वाला है वो सबसे बेटर है, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि महाप्राण में आपकी ज़्यादा वायु निकलती है मुंह से, तो ये आपका महाप्राण में ये दोनों आ जाएंगे। अब इसके अलावा दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन बच जाते हैं, उनको रखेंगे। स्पर्श व्यंजन हो गए, अंतस्थ व्यंजन रखिए। अंतस्थ व्यंजन पहले इधर आए थे, इस बार यहाँ आएंगे, ठीक है। तो य, र, ल, व, इनको बोलने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई, ज़्यादा प्राण या ज़्यादा वायु बाहर नहीं निकला, इसीलिए अल्प प्राण में ये सभी आ जाते हैं। अब दोस्तों जो तीनों सा और हा है ये बोलने में थोड़ा कठिन लगते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करेंगे ज़्यादा वायु मुख से बाहर निकलेगी, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये सभी चारों के चारों किस में आ जाएंगे, ये सभी चारों किस में आ जाएंगे, आपके महाप्राण में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या बचा, अब क्या बच गया है जो हमने नहीं रखा है, अब हमारे स्वर बच गए हैं। तो इस बार हमारे स्वर सभी के सभी अल्प प्राण में आएंगे, क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु नहीं निकलती है, बहुत आसानी से हम इनका आ, ए, आ, ई, उ आसानी से इनका उच्चारण कर लेते हैं, ज़्यादा मुख से हमारे प्राण नहीं निकलते हैं, ज़्यादा वायु नहीं निकलती है। अब दोनों आधार पर हमने विभाजन कर लिया, आपको क्लियर हुआ तो थम्स अप करिए गाइस, समझ आई चीज़ें बहुत अच्छे से। अब आ जाते हैं फेवरेट टॉपिक पर मेरे, जिसमें हम सीखेंगे सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, उसकी ट्रिक कैसे हम उसको पहचाने। तो जल्दी से मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नहीं लिया है तो थोड़ा सा वीडियो को आप बैक कर लीजिए, ठीक है, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले अगर कहीं कोई कमी रह जाती है उसको मैं सुधार सकूं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स, अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ऑलराइट, चलो जी, अब हमने क्या बताया कि हम अब क्या देखेंगे, हम वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। क्या देखेंगे, उच्चारण स्थान देखेंगे। आ जाइए, अब मैं कुछ वर्ड्स आपको बताऊंगी, कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो आपको ध्यान रखनी है। आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो मैं एक बार फटाफट से आपको कुछ 5 ट्रिक्स मैं बताऊंगी, उनके थ्रू आपको सभी याद हो जाएंगे। पहली है अके है विसर्ग कंठ, अकहे विसर्गा कंठा। अब आप ये कहेंगे मैम ये तो संस्कृत से लग रही है, ये क्या आपने लिख दिया, लग रहा है ना, ऐसा नहीं लगेगा। अभी आपको मैं समझाऊंगी कि ये क्या है, आप कहेंगे मैडम मौज कर दी, ठीक है। तो चलो देखेंगे, सबसे पहले मैंने ये क्या लिखा है, अब आपको एक एक करके समझ में आएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, कंठ का मतलब या कंठा मैंने लिखा हुआ है, जैसे जिससे ताल बने आपकी, ठीक है, अकय विसर्गा कंठ, तो यानी कंठ, कंठ से, क्या कंठ से, इन सब का उच्चारण। ये सब कौन है पता तो चल नहीं रहा है, सबके सब तो एक में लिख दिया आपने, क्या पता क्या लिखा है ये आपने, तो मैं समझाऊंगी ना, परेशान क्यों होते हो। अब यहाँ से हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इन सबको हम अलग अलग कर लेते हैं। अभी देखिएगा आप, कमाल हो जाएगा, और ये क्या कमाल हो जाएगा अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए ये मैंने क्या लिखा है, आ लिखा है, तो यानी अ के दोनों रूप बड़ा और छोटा दोनों अ इसमें आ जाएंगे, ठीक है, दोनों आ, यानी हमें पता चल गया भाई स्वर में जो ए और आ है वो किस में आएगा, वो किससे उच्चारित होगा, भाई कंठ से, पता चल गया हमको। अब व्यंजन में भी तो आ जाओ। अब क्या लिखा है, क,
का से यहाँ संबोधित करेगा पूरे के पूरे इस का वर्ग को। का किसको संबोधित करेगा? का मतलब यहाँ क वर्ग है, तो का वर्ग में आने वाले पांचों के पांचों वर्ण, ठीक है, क ख ग घ अंग, ये पांचों के पांचों वर्ण किससे उच्चारित होंगे? कंठ से, ठीक है, किससे होंगे? कंठ से। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? क वर्ग, ठीक है, का वर्ग। का वर्ग लिख दिया, इसका मतलब ये पांचों आ गए, सोचने की जरूरत नहीं है, का वर्ग लिखते ही हमें पता चल गया कि पांचों आपके इसमें आ जाते हैं। अब तीसरे नंबर पर ये क्या लिखा हुआ है? ह। तो ऊष्म व्यंजन जो हमारे थे या संघर्षी व्यंजन, उनमें जो ह आता है वो किससे उच्चारित होता है? कंठ से होता है। अब बताओ, क्या आपको अलग अलग याद मैं करवाती तो क्या रह पाता है याद कि उन ऊष्म में से ह किस में आएगा, किससे उच्चारित होगा? नहीं रह पाता। इससे बेटर और कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती है। अब ये क्या लिखा हुआ है? विसर्ग। तो ये पूरा का पूरा एक ही शब्द है, विसर्ग। इसका मतलब ये है, मैंने आपको जो टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि विसर्ग का उच्चारण किससे होता है, वो भी मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि विसर्ग का उच्चारण भी किससे होगा? कंठ से होगा, ठीक है। ये लास्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है कि इन सब का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है। मेरे साथ बोलिए, अकह विसर्गा कंठा, अकह विसर्गा कंठा। ए आ कैसे कै वर्ग, है से है, विसर्ग से विसर्ग और कंठा से कंठ से, यानी इन सब का उच्चारण किससे होता है? कंठ से होता है, गले से होता है। पहला समझ में आ गया। दूसरे पर चलते हैं। दूसरे पर चलेंगे, दूसरी ट्रिक। पहली याद हो गई, ये याद रखना है, अपने आप पता चल जाएगा कौन किस में आएगा। दूसरा है दोस्तों आपका ईचायस, ठीक है, ईचायस, ईचायस तालु, ईचायस तालु, ठीक है। इसको आप ऐसे करिए, ईचायस तालु। तो ये क्या अब मैंने लिखा, इतना तो अब आपको पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या लिखने वाली हूँ, उनका उच्चारण स्थान लिखने वाली हूँ। अब इनको कर दीजिए अलग अलग, ईचा यश, ठीक है। यहाँ तालु मतलब तालु से, ये आपका एक मुख का अवयव है। तालु जो आपकी जीभ के ऊपर का पीछे वाला हिस्सा होता है, कंठ से ऊपर जब हम आते हैं ऐसे, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम तालु कहते हैं, ठीक है, तालु कहते हैं। तो इनको जल्दी से हम क्या करेंगे, अलग अलग कर दीजिए। चलिए, ई से क्या बनेगा आपका? दोनों ही स्वर छोटा और बड़ा ई दोनों इसमें आ जाएंगे। दोनों आ यहाँ थे, दोनों ई यहाँ पर आ गए। चा से किसको हम डिनोट करेंगे? पूरे के पूरे चा वर्ग को डिनोट करेंगे। तो लिख दूँ यहाँ पे चा वर्ग, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ जाएंगे। तो च वर्ग पूरा इसमें आ जाएगा। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पर? या लिखा हुआ है, तो या लिख देते हैं। अब या कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है, या र लव, याद आया? तो या किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है। हमने अंतस्थ व्यंजन भी लिख लिया कि अंतस्थ व्यंजन किस, जो या है वो किससे उच्चारित होगा? तालु से। अब क्या बच जाएगा? बड़ा श सलजम वाला, इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। तो यानी इसका उच्चारण जो ये हमारा संघर्षी व्यंजन है, ये वाला श, तो इसका उच्चारण किससे होगा? तालु से होगा। समझ में आई बात? आपको ये ध्यान रखना है कि इसके साथ कौन सा सा लगने वाला है। कभी यहाँ आप कोई सा और लगा दे और वो गलती हो जाए, ठीक है। तो ईचा यश तालु, ठीक है। दोनों ई चा वर्ग या श, ये सभी किससे उच्चारित होते हैं? तालु से उच्चारित होते हैं। आपके तालव्य क्या है? ये वर्ण है। अब हम बाकियों को इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देती हूँ मैं। बाकी जहाँ ट त प आएगा आप समझ जाएंगे ना कि वर्ग की बात हो रही है। मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है, समझ जाएंगे आप सभी लोग। चलिए मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि एक साथ आपको सारी ट्रिक एक साथ आपको दिख जाए। और दोस्तों, अगर आपने संस्कृत ली हुई है सेकंड लैंग्वेज में, तो आपके ये वहाँ भी हेल्प करेगा, एज इट इज़ हेल्प करेगा आपके डिट्टो, ठीक है, क्योंकि उस वर्णमाला में भी आपको इसी तरह से आपको सीखना होगा, ठीक है।
तो अगर आप संस्कृत ले रहे हैं तो आपकी वर्णमाला का टॉपिक उसके लिए भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब तीसरी जो हमारी ट्रिक होगी वो देखेंगे। पहले एक बार इसको देखिए, अकर विसर्गा कंठा इचा यश तालु। अब हमारा क्या आएगा, ऋतु रसा मूर्धा। तीसरा देखेंगे, ऋतु रसा मूर्धा। क्या है, ऋतु रसा मूर्धा। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। मूर्धा यानी ये मूर्धा क्या है, ये तो आपको पता चल गया होगा, कंठ तालु मूर्धा। ये मुख के कुछ अवयव है, मुख के भाग है जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ कभी तालु से लगेगी, कभी मूर्धा से लगेगी। ठीक है, तो मूर्धा क्या है, ये उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक है, मूर्धा। तो इनका उच्चारण किससे होगा, मूर्धा से। किस किस का, अब देखते हैं, इनको अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, इन सभी को अलग अलग हम कर लेते हैं ताकि बहुत अच्छे समझ में आए। तो ये क्या है, री किस में आता है, व्यंजन में आता है, सॉरी स्वर में आता है। ठीक है, किस में आएगा, स्वर में आता है। टू लिखा हुआ है, इसको आप टा समझिए। तो टा वर्ग याद आया, टा से डिनोट होते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ट वर्ग की बात की गई है। जो हमारे स्पर्श व्यंजन में का च दोनों की बात हो गई, क वर्ग च वर्ग। अब कौन सा आएगा, ट वर्ग आएगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, र। ठीक है, र कौन सा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, या र ल व। तो र यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं, या यहाँ पर आया था, तो या र दोनों आ गए। अब आगे बात करते हैं ये वाला सा। ठीक है, षटकोण वाला सा, तो ये किससे उच्चारित होगा, मूर्धा से होगा। अब रे, ट वर्ग, रे और श, ये तीनों किससे उच्चारित होंगे, मूर्धा से उच्चारित होंगे। याद होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, ऋतु रसा मूर्धा, अक विसर्गा कंठा इचा यश तालु, ऋतु रसा मूर्धा। समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आएगा, बहुत फनी सा है, ठीक है, लेकिन मज़ेदार है, तसला। ठीक है, क्या है, तसला, नाम तो सुना ही होगा, तसला। इसका उच्चारण स्थान क्या है, दंता। ठीक है, तसला दंत या दंता बोल लीजिए, जिससे आपको याद रहे। वो सिर्फ याद रखने, तुकबंदी के लिए होता है। तो दंत यानी दांत से। ठीक है, दंत से, दांत से होता है इनका उच्चारण। किस किस का, तसला का। अब ये तसला क्या है भाई, ये तसला क्या है, तो चलिए इसको रिवील कर देते हैं। ये तसला क्या है, तो ता में क्या आएगा, ता से समझ जाइए, स्पर्श व्यंजन के ता वर्ग का पहला वर्ण है ता। तो अब ता से ता वर्ग ही डिनोट होता है, इसको अकेले हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि इसके साथ इसका पूरी फैमिली चलेगी, ये अकेला चलेगा ही नहीं। तो ता वर्ग पूरा किससे उच्चारण होता है, दंत से। अरे करके देख लीजिए, ता था द ध न, क्या आपकी जीभ दांतों को टच नहीं कर रही है, कर रही होगी पक्का। अगर दांत नहीं है फिर आप इनका उच्चारण सही तरीके से कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ता था द ध न, इस तरीके से आपका सारे के सारे जितने भी ता वर्ग के क्या है, वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान दांत से ही होता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये स लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी तीनों सा की हम बात यहाँ कर चुके हैं। एक यहाँ आ गया आपका, एक यहाँ आ गया, और तीसरा जो बचा वो यहाँ पर आ गया, और ह तो पहले ही यहाँ आ गया। तो यानी हमारे जो उष्म व्यंजन थे, संघर्षी व्यंजन थे, चारों के चारों आ गए हैं। अब ये क्या है, ये आपका है ल। ल किस में आता है, कौन सा व्यंजन है, मैं आपको वे भी बार बार रिवाइज करा रही हूँ इसकी हेल्प से। तो ल कौन सा था, य र ल व। ल किस में आता था, अंतस्थ व्यंजन में आता था, तो ल इसमें आ जाएगा। रा देखो यहाँ पर, ठीक है, ये रहा, तो य र ल। बाकी अभी व बचा हुआ है, उसको अभी छोड़ दीजिए, अभी आगे बात करेंगे। तो तसला दंता, ठीक है, तसला दंता। या ऐसे कर लीजिए, अगर ऐसे नहीं लग रहा है कि एक छोटे बच्चा था, खेल रहा था, उसके दांत पर क्या लग गया, तसला लग गया, उसके दांत टूट गए, तो फिर उससे इनका उच्चारण ही नहीं हुआ। ठीक है, तो तसला से आपको ये समझ में आ जाएगा, त वर्ग स, त और ल, और ये सभी किससे, दंत से। अब पांचवा जो हमारा इसमें आएगा, ठीक है, पांचवा जो हमारा बच जाता है वह है उपाओष्ठ। यहाँ लिख देती हूँ मैं पांचवा, ठीक है, उपा
ओष्ठ, उपाओष्ठ या उपाओष्ठा लिख लीजिए भाई, जिससे आसानी से याद हो, इसलिए है ना। ये आ की मात्रा तो मैं इसीलिए लगा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आसानी से एक तुकबंदी हो जाए। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। अब ये देखिए कितना आसान है। ओष्ठ, ओष्ठ किसे कहते हैं? होठ को, ठीक है। तो जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है वो कौन कौन से वर्ण हैं ये हमें अब पता चलेगा। ओष्ठ यानी होठ, तो होठ से उच्चारण होने वाले कौन कौन से यहाँ पर वर्ण आएंगे, चलिए देखते हैं। अब ऊ किस में आता है? स्वर में आता है, तो दोनों ऊ, छोटा और बड़ा, दोनों आ जाएंगे इसमें, ठीक है। पा से किसको डिनोट करता है? पे, पे पा जो भी बोलते हैं आप, किसको डिनोट करते हैं? पा वर्ग को, ठीक है। तो पूरा वर्ग चलेगा इसके साथ, तो इसकी पूरी फैमिली चलेगी, तो पा वर्ग, ठीक है। और ओष्ठ यानी ओष्ठ से, तो पा वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ऊ का उच्चारण भी ओष्ठ से होता है। तो इस तरीके से हमने सभी स्वरों और व्यंजनों को स्थापित कर दिया है इन 5 ट्रिक्स की हेल्प से। अब आपको कहीं भी इतना समय लगेगा ही नहीं और आपका 101% सही आंसर होगा, ये बात की गारंटी आपको मैं देती हूँ, ठीक है। बस आप इनको 1-2 बार जैसे पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो उपा ओष्ठा, ठीक है। ऊ और पा वर्ग किससे? ओष्ठ से। अब दोस्तों कुछ जो संयुक्त स्वर है जिनके बारे में हमने कल बात की थी कि संयुक्त स्वर होते हैं, वो तो हमने इसमें नहीं लिखे, ए, आए, ओ, औ, ठीक है, नहीं लिखे ना। चलिए कोई बात नहीं, अब लिख लेते हैं क्योंकि वे इनमें फिट ही नहीं हुए, इसलिए हमने उनको यहाँ नहीं लिखा, ठीक है। तो कौन कौन से अभी बच जाते हैं? हमारी पूरी वर्णमाला को हम यहाँ पर बिठा चुके हैं, तो क्या क्या बच जाता है उसमें अभी देख लीजिए। एक तो हमारा बचेगा दोस्तों वा, ठीक है, वा बच गया। 11 जो हमारे अंतस्थ व्यंजन थे उनमें 3 आ गए, बाकी कौन सा बचा? व। व किसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। अब ये दंतोष्ठ मैंने क्या लिख दिया, तो बोलिए व। आपके दांत आपके होठ को काटने को तैयार है, ठीक है, या आप कह लीजिए आपके होठ को टच कर रहे हैं, बोलिए व, ठीक है। आपके दांत आपके लिप्स पर टच कर रहे हैं ना, तो दंत ओष्ठ यानी दांत और ओष्ठ दोनों से इसका उच्चारण होता है, किसी एक से नहीं होता, इसलिए हमने इसमें नहीं रखा है। तो वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। अब हमने बात की जो हमारे संयुक्त स्वर है वो कहाँ आएंगे, ठीक है। उनके लिए यहाँ एक छोटा सा घर बना देते हैं, छोटा सा डब्बा बना देते हैं जिसमें वो आ जाएंगे। कौन कौन से बचे हैं? ए, आए, एक तो ये बच गया है, और ओ और औ, ये बच गए हैं हमारे 4। अब इनका उच्चारण स्थान चलिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारे ये संयुक्त स्वर है ये किस किस के मेल से बने हैं, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक तो ए और ई से मिलकर के ए बनता है, ठीक है। इसका देख लीजिए, इसको तो मैंने फिर ए और ए करके बताया था, लेकिन यही तो इसकी एक नींव है, आधार तो यही है, ए और ई से मिलकर ही तो ये बनेगा, ठीक है। तो ए का उच्चारण स्थान किससे होता है? हमें पता चल गया भाई, तो सबसे पहले आया था किससे होता है? कंठ से होता है। तो यहाँ हमें पता चल गया कि ए का तो उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आई होप आपको यहाँ तक दिख पा रहा होगा, ठीक है। और ई का उच्चारण स्थान क्या है भाई? ईचा यश तालु, ई का किससे? तालु से, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? तालु लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा? आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। जब कंठ और तालु दोनों से इसका उच्चारण होगा तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा कंठ तालव्य। क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, ठीक है। ये हो जाता है इसका उच्चारण स्थान। ए और आए का क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य उच्चारण स्थान हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने आपको जब ओ की फॉर्मेशन बताई थी कि ओ जो संयुक्त स्वर है वो किस किस से मिलकर के बना होता है? ए और ऊ से मिलकर के बनता है। किससे? ए और ऊ से मिलकर के बनता है। ए का उच्चारण स्थान अकह विसर्ग कंठ, आ का किससे होता है? कंठ से होता है। फटाफट करिए बहुत तेजी के साथ, आज पूरा चैप्टर पी जाएंगे घोल के।
कंठ और ऊ का किससे होगा भाई, उपा ओष्ठा, ऊ का किससे, ओष्ठ से, तो ऊ किससे होगा, ओष्ठ से होगा। तो इन दोनों को मिलकर के क्या बन जाएगा, कंठोष्ठ, है ना। जब दोनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठोष्ठ। तो ये इसका उच्चारण स्थान हो गया। तो मेरे ख्याल से अब हम सब के सब जितने भी हमारे स्वर, व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन तो नहीं आएंगे, संयुक्त स्वर जो है वो सभी हमने इस ट्रिक की हेल्प से पूरा का पूरा आपके सामने बोर्ड पर है। और मेरे ख्याल से आपको मज़ा आया होगा, समझ आई होगी चीज़ें। और अगर समझ आई है सो गाइस लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स में जहाँ भी आपका स्टडी ग्रुप है, जिस फ्रेंड्स के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। बाकी नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे अगली क्लास में। आज हमारा वर्णमाला कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।